रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? ओके। यस सर। अच्छा जी, हमने अभी तक डिस्कशन करी है कॉजेज ऑफ सडन डेथ, और उसमें लास्ट जो हमने बात करी थी वो कॉर्ड्स डेथ के हवाले से करी थी। अच्छा, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूलर डेथ के इमीडिएट साइंस देखने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि डेथ की दो किस्में हैं, एक सोमैटिक डेथ है, एक मॉलिक्यूलर डेथ है। सोमैटिक डेथ का मतलब ये है कि एपरेंट डेथ हो जाए, क्लिनिकल डेथ जिसे कहते हैं, 3 वाइटल फंक्शंस जो है वो काम करना छोड़ दें, अम्ल तनफ्फुस, दिल की धड़कन और हिस्सो हरकत, सीएनएस, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर। मॉलिक्यूलर डेथ से मुराद ये है कि जब सेलुलर लेवल पर डेथ होना शुरू हो जाए, ठीक है, ये विद इन 12 टू 34 आवर्स ऑफ डेथ, यानी ऑफ सोमैटिक डेथ। सोमैटिक डेथ के 12 से 24 घंटे या इससे ज्यादा घंटे जब गुजर जाएं तो मॉलिक्यूलर डेथ होना शुरू हो जाती है। हम यहाँ पर आपको इमीडिएट साइंस ऑफ सोमैटिक डेथ यानी क्लिनिकल डेथ वो अभी पढ़ाएंगे, और उसके बाद में लेट साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इमीडिएट साइंस ऑफ सोमैटिक डेथ से मुराद यही है कि ईसीजी का खत्म हो जाना, ईईजी का खत्म हो जाना और रेस्पिरेशन खत्म हो जाना। देखिए, अगर हमें डेथ डिक्लेयर करनी हो किसी भी सब्जेक्ट की तो हम यही 3 चीजें देखते हैं। हम उसकी नब्ज चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं और उसकी सांसों को चेक करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं और उसको आवाज देने की कोशिश करते हैं, उसको हिलाकर चेक करने की कोशिश करते हैं। जिस पर अगर कोई रेस्पॉन्स ना आए तो हम कहते हैं और हम कह सकते हैं कि ये अपैरेंटली डेड हो चुका है। लेकिन चंद उसूल हैं, तो जरा सा वो देख लेते हैं। खास तौर पे सीएनएस के हवाले से एक स्टैंडर्ड उसूल है कि ईईजी जो है, यानी इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जो है, वो बिल्कुल बेसलाइन और जीरो आ रहा हो। तो एक तो ये बात है, ठीक है, जैसे ईसीजी होती है ऐसे ही ईईजी भी होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें डेथ नहीं होती लेकिन ईईजी लॉस हो जाता है या कम आ रहा होगा या सीएनएस रिस्पॉन्स सही नहीं कर रहा होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। ये वो कंडीशंस हैं जिनको हम एनोमलीज कहते हैं, लाइक हिस्टीरिया, हैंगिंग, एपिलेप्सी, एनेस्थीसिया, ड्राउनिंग, सर्जिकल शॉक, कन्वल्जन्स, नार्कोसिस। ये वो कंडीशंस है जिसमें सीएनएस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो अपरेंटली डेड लग रहा होता है, लेकिन पैथोलॉजी मौजूद होती है। हमें डायग्नोस करना चाहिए कहीं वो इनमें से किसी बीमारी का तो शिकार नहीं है या किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो रहा। एक एक करके समझते हैं। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया में क्या होता है? हिस्टीरिया बेसिकली फीमेल्स में ये एक प्रॉब्लम आती है, और वो फीमेल्स जो साइकोलॉजिकल तौर पर, इमोशनल तौर पर सेक्सुअली ओरिएंटेड होने के बावजूद सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, तो उनका डिप्रेशन का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हिस्टीरियल शॉक्स में चली जाती हैं, उनको झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल सुकूत जैसी कैफियत हो जाती है और ऐसा लगता है कि बंदा जो एक्सपायर हो गया। ये फीमेल्स में होता है, बहुत कम केसेस होते हैं हिस्टीरिया के, और इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक। ये जब आपको इंशाल्लाह ताला साइकोलॉजी हम पढ़ाएंगे तो उधर हिस्टीरिया को भरपूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि कुछ ऐसा स्टेज आ सकता है जिसमें वो शॉक में लेडी गई हुई हो और अपरेंटली लुकिंग डेड, लेकिन वो डेड नहीं होती, तो हिस्टीरिया एक कंडीशन है। इसके अलावा हैंगिंग, अब किसी ने खुदकुशी करी, लटक गया, तो सांस तो उसकी बंद होना शुरू हो जाएगी, या किसी ने लटका दिया उसको, ये हादसाती तौर पर हैंगिंग हो गई, तो सांस तो उसकी रुकेगी, तो चंद टाइम के लिए वो बिल्कुल सकते में आ जाएगा। और अगर उस दौरान फंदा गले से निकाल दिया जाए और कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स अपनाई जाए तो शायद वो बच भी जाए। लेकिन हैंगिंग बिल्कुल सही बात है कि इसमें भी जो है वो लॉस ऑफ पावर हो जाती है, इंसेंसिबिलिटी हो जाती है, रेस्पॉन्सेज नहीं आते, रिफ्लेक्सेस नहीं आते। सर क्या एपिलेप्सी, टेक्निक्स है? जी टेक्निक्स ये बाद में बताएंगे, ठीक है। चले, बस इतना से याद है कि सीपीआर करना पड़ता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, ठीक है। ये अलग से टॉपिक है, इसकी तफसील में बाद में बताऊंगा। माउथ टू माउथ रिसस्टिकेशन करके चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं और कोशिश की जाती है कि वो किसी ना किसी तरीके से बच जाए। अच्छा, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आपको पता है मिर्गी को कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, झटके लगते हैं और वो नींद बेहोश वाली कैफियत में जा सकता है। झटके लगने के बाद नींद बेहोशी की कैफियत आ सकती है, उसमें वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा, पावर उसकी मसल्स की
बिल्कुल लॉस हो चुकी होगी, ये कंडीशन आ सकती है। एनेस्थीसिया में भी यही होता है, अभी पहले जिक्र हमने किया है। ड्राउनिंग का भी जिक्र कर चुके हैं, डूब कर जब मर जाते हैं या डूब जाना, ठीक है। नाक में और हलक में पानी एक साथ चले जाए, इंसान बेहोश हो सकता है। सर्जिकल शॉक है, सर्जरी के दौरान एकदम शॉक हो गया। अब से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव था, अब ये पता ही नहीं था, इधर कट लगाया और थोड़ा सा टिश्यू को अंदर डीप गए और पता चला बंदा जो है वो शॉक में चले गया, बीपी गिरना शुरू हो गया उसका। तो ये हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, टेबल पर मर जाते हैं। तो सर्जरी, आपको पता है सर्जरी से पहले कॉन्सेंट लिया जाता है, है तो एक खतरनाक प्रोसीजर। सर्जरी होती है, बाज मरतबा छोटी सर्जरीज भी कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसी कन्वर्जन है, नार्कोसिस है। नार्कोसिस से मुराद ये कि कोई ऐसा पॉइजन ले लिया जिससे ब्रेन बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे, ठीक है। तो जैसे ओपीएम है, ओपीएम में ऐसा होता है, शॉक में चले जा सकता है। ओपीएम के हवाले से मैं बता दूं, एक केस याद आ गया। एक शख्स था, उस वो ये कांटा होता है ना जिसको कहते हैं, ट्रक लोड हुए होते हैं उनका वजन किया जाता है। ऐसे स्टेशन होते हैं जहां ट्रकों का वेट किया जाता है सामान के साथ कि इनका वजन कितना है, फला डब्बा। उधर एक बंदा काम कर रहा था और काउंटर पे बैठा हुआ था। तो ट्रक ड्राइवर उतरता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। दौरान गुफ्तगू वो उसको बिस्किट ऑफर करता है कि लो भाई बिस्किट खाओ। अब जब आदमी पुरतकल्लुफ हो जाता है तो एतमाद हासिल हो जाता है, और उसमें एक दूसरे को अगर कुछ खाने पीने की चीजें अगर देते हैं तो आदमी अमूमन एक्सेप्ट कर लेता है। अब हुआ ये कि द ड्राइवर वाज इविल जीनियस, उसने बिस्किट खिलाया और बिस्किट खाने के बाद काउंटर पे जो शख्स बैठा हुआ था वो बेहोश हो गया और बिल्कुल शॉक में चले गया। और ड्राइवर अंदर घुसता है, उसका पैसा लूटता है, उसके काउंटर में गुल्लक में जितना पैसा था वो लेकर चले जाता है। लेटर ऑन पेशेंट जो है वो अस्पताल में, वो जो सब्जेक्ट है जो काउंटर में बैठा हुआ था वो अस्पताल उसको लेकर जाया जाता है, और वहां पर उसकी डायग्नोसिस होती है ओपीएम पॉइजनिंग की। तो अटेंडेंट्स जो है वो बड़े हैरान होते हैं कि भाई ये हमारा जो सरबरा है, ये जो हमारा फैमिली मेंबर है, ये तो कोई नशा नहीं करता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसने ओपीएम खाई हुई है। लेकिन मेडिकल जो स्टाफ है और डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा इसकी तस्दीक करते हैं और कहते हैं कि इनको पॉइजनिंग हुई है और ही इज इन नार्कोसिस स्टेज, और दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। लेटर ऑन ही सर्वाइव्स। अब हुआ क्या, मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए उस बिस्किट के अंदर ना नार्कोटिक मटेरियल शामिल था, और मोस्ट प्रोबेबली जो साइन एंड सिम्टम्स थे वो ओपीएम के थे। ओपीएम अफ्यूम को कहते हैं, अफ्यूम का महलूल बनाकर बाकायदा उसका सॉल्यूशन बनाकर उसको इंजेक्शन के जरिए सील शुदा बिस्किट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये बात जरा समझिएगा। बिस्किट को आपके सामने एक नया बिस्किट का पैकेट खोला जाए और कहा जाए ये बिस्किट खाइए, तो आप कभी भी सोचेंगे नहीं, आपके जहन में कभी भी ये बात आएगी नहीं कि ये बिस्किट जहरीला होगा। अगर आप दुकान से कोई चीज सील बंद खरीदते हैं तो क्या आप ये एतमाद नहीं किए हुए होते कि ये क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, ये फ्रेश होगा, ये सही होगा? अमूमन ऐसा ही है ना। यस सर। अब फर्ज करें करने वाला, बेवकूफ बनाने वाला, धोखा देने वाला शार्प था, इविल था, उसने इविल जीनियोसिटी का सबूत दिया और किया क्या कि बाकायदा इंजेक्शन बनाकर बिस्किट, 2 से 3 बिस्किट जो है उसने उसमें इंजेक्ट कर दिया, और लेटर ऑन वो ड्राई भी हो गया। पैकेट उस तरफ से खोला जिस तरफ वो बिस्किट मौजूद थे, डिपेंड वाले, सोक्ड विद ओपीएम सॉल्यूशन, और 2-3 बिस्किट उसको दिए, बाकी बिस्किट खुद खा लिए। तो सामने बैठा हुआ जो शख्स है जिसको पॉइजनिंग होने जा रही है, वो तो कभी तसव्वुर ही नहीं करेगा कि देखें ये बिस्किट ये भी खा रहा है मैं भी खा रहा हूं। लेकिन जो वो खा रहा था वो पॉइजन थे, और जो सामने वाला खा रहा था ठग, वो सही थे। और 5 मिनट के अंदर पता चला वो हैवी डोज उसके जिस्म में चली गई। वो पहले से नशे का आदी भी नहीं था, वो बेहोश हो गया और उसको ठग लिया, लूट लिया। तो ऐसे केसेस होते हैं जनाब, ठीक है। तो ये केसेस सर एक ये केस अफ्यूम के स्टडी साथ नॉर्मली भी होगी सर। जी पूछिए।
जी सर। सर मतलब इस ड्रग एब्यूज के लोग तो नॉर्मली भी आदी होते हैं, लेकिन सर इस केस में ये ज्यादा करामद होगा जब मतलब कोई इसका आदी नहीं हाँ होगा तो किया जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही यस है। सर। एक शख्स है जो जिसने नशे को हाथ नहीं लगाया, जिसने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। अगर जी सर। देखिए एक नॉन स्मोकर और स्मोकर में क्या फर्क होता है। जो स्मोकर जी होता सर। है उसको धुएं में बिठाल दो, उसको कुछ नहीं होना। धुएं के जी एनवायरनमेंट सर। में बिठाल दो, कुछ नहीं होना। लेकिन एक जो जी नॉन स्मोकर होता है उसको अगर कचरा भी जल रहा हो और उसका धुआं उसकी नाक में चले जाए तो ब्रोंकाइटिस शुरू हो जाता है, कफ शुरू हो जी जाती है। सर। और ऐसी कांति आ जाती है कि सब हल्का मतलब। हाँ, तो यही होता है कि थोड़ी सी डोज में भी वो बेहोश हो सकता है। ठीक है, जी। तो ये एनोमलीज थी। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म मैं बात करने जा रहा हूँ, सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या है, इसमें भी सीएनएस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन ये चंद ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस और कुछ वॉलेंट्री कंडीशंस हैं कि अपना आसाबी निजाम, इवन अपना अमले तनफ्फुस इस हद तक स्लो कर दिया जाए और इस हद तक इम्परसेप्टेबल कर दिया जाए कि ना तो पल्स महसूस हो रही हो, ना रेस्पिरेशन महसूस हो रही हो, ना दिखाई दी जा रही हो। रेस्पिरेशन को हम देखते भी हैं, सीना ऊपर नीचे हो रहा है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो दीज आर दी साइंस ऑफ लिविंग पर्सन कि उसके सांस चल रही है। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि जरा वॉलेंटियरली सांस रोक के दिखाइए, तो हर शख्स का अपना एक स्टेमिना होगा। कोई 10 सेकंड, कोई 15 सेकंड, कोई 30 सेकंड, कोई बहुत ही कोई होगा तो जिसने बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इसमें महारत हासिल की होगी तो वो 1 से 2 मिनट तक सांस रोक सकता है। और ये भी उस शख्स के लिए जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने प्रैक्टिस की हुई हो कि अपनी सांस को रोक सकता हो। जैसे कि डीप डाइवर्स होते हैं, ठीक है, समुद्र गोताखोर होते हैं, स्विमर्स होते हैं, सांस को रोकते हैं और पानी के अंदर गोता लगाते हैं। लेकिन इसकी भी एक फाइनल लिमिट होगी ना, उसके बाद सांस लेनी पड़ेगी। तो वॉलंटियरली तौर पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोई एक शख्स अपनी सांस रोक सकता है, अपने जिस्म को बिल्कुल साकित कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद नहीं करेगा। यहाँ पर मिसाल दी हुई है योगीज की। ये जो योगीज होते हैं, साधु होते हैं, ये इनकी एक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज होती है, इनकी एक तरबियत होती है कि अपने आप को बिल्कुल इस दुनिया से काट लेना और अनकॉन्शियस हो जाना, या अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपने आप को अलग कर लेना। बहरहाल उनका एक फलसफा है। ठीक है, तो वो ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, बल्कि मैं आपको शेयर भी करूंगा। नेपाल का एक वाकया है कि वहां एक था कोई लड़का, और वो बुद्ध मजहब उसने अख्तियार किया और फिर वो अपने आप को मेडिटेट करता था। तो कई कई दिन तक जो है वो दरख्त के साथ चुप करके बैठा हुआ है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सांस ले रहा है, और इवन एक ही पोजीशन में जो है ना वो बैठा हुआ है। हालांकि सांस तो जरूर लेता होगा, लेकिन इतनी स्लो रेट पर कि वो महसूस ना की जा सकती हो, और वो बैठा रहता था। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जो है वो कई अरसे तक वो गायब भी हो गया। लोग फिर वो दोबारा रीअपियर हुआ और फिर वो उसी पोजीशन में दोबारा। ये इनकी प्रीचिंग्स होती हैं और इनकी टीचिंग्स होती हैं, वो उनके मजहब का एक छोटा सा हिस्सा है कि अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर देना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो वॉलंटियरली तौर पर सस्पेंडेड एनिमेशन में चले जाते हैं। इसको कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, कि बजाहिर ऐसा लगेगा मुर्दा है, मर गया। अच्छा, बाज मरतबा मर भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये सस्पेंडेड एनिमेशन में गए वॉलंटरी तौर पर और इस हद तक अपना नर्वस कंट्रोल लूज कर दिया कि बिल्कुल वो मर गए। ये हो भी सकता है। ठीक है, और बाकी इनवॉलेंट्री कंडीशंस क्या है, वही अपरेंटली ड्रोन हो जाए, डूब जाए। एनेस्थीसिया के बाद ऐसा होता है, करंट लगने पर ऐसा हो जाता है, करंट लगा और बिल्कुल बेहोश हो गया। तो वंस अगेन उस वक्त सीपीआर करना है और कोशिशें करनी होती है कि बंदा जो सरवाइव कर जाए। डीप शॉक में ऐसा होता है, न्यूबॉर्न बेबी में हो सकता है। आपने सुना होगा कि बच्चा जब पैदा होता है और अगर वो रोए नहीं तो उसकी पिटाई की जाती है, हिप्स पर उसके हल्का हल्का सा टैप किया जाता है, शोल्डर पे टैप किया जाता है ताकि वो रोए, क्योंकि रोने में सांस अंदर जाएगी। अगर बच्चा रो नहीं रहा तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चले गया है। और ये हो जाता है एक्सीडेंटली, ऐसा हो जाता है, फ्लूइड चले जाता है, एमनोटिक फ्लूइड बॉडी लंग्स में चले जाता है, बच्चा सांस नहीं ले रहा होता। ये खतरनाक कंडीशन होती है, लिहाजा उल्टा करके उसको टैप किया जाता है, फ्लूइड बाहर आ जाता है, वरना सक्शन किया जाता है और फ्लूइड को निकाला जाता है, बच्चा फिर सर्वाइव भी कर जाता है।
ये 10-15 मिनट तक भी प्रोसेस हो सकता है कि 10 से 15 मिनट तक वो सस्पेंडेड एनिमेशन में जाए। मौत भी वाकई हो सकती है और बच भी सकता है। नाउ इट डिपेंड्स कि जो उस वक्त स्किल्ड हाथों में है या नहीं है। तो जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वाकई में कहते हैं ना कि बस ये माँ भी जो है जिंदगी और मौत से गुजर रही होती है और बच्चा भी जिंदगी मौत से गुजर रहा होता है। तो ये सारे हादसात हो सकते हैं। सेरेब्रल कंकशन है, सर पे चोट लग गई, बेहोश हो गए, वो भी सस्पेंडेड एनिमेशन में जा सकता है। हीट स्ट्रोक, ये बड़े खतरनाक मामले होते हैं। जून जुलाई में बड़ी खतरनाक गर्मी पड़ रही होती है, बंदे खड़े खड़े गिर जाते हैं, बस स्टॉप पे गिर रहे होते हैं, घर में बैठे हुए बेहोश हो जाते हैं, काम करते वक्त बेहोश हो जाते हैं। तो वो आयनिक डिसबैलेंस और डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा होता है। प्रोलॉन्ग इलनेस है, बीमार रह रहे हैं, फिर एकदम एकदम सस्पेंडेड एनिमेशन में चले गए, बच भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जो इनवॉलेंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन की कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर। यस सर। अच्छा जी, ऐसे ही सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो रही। अच्छा, सर्कुलेशन को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट है, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। ये मैग्नास लाइगेचर टेस्ट है, फ्लोरेसेंस आई कार्ड फ्लोरेसेंट टेस्ट है, डायफनस टेस्ट है, ये अब कुछ नहीं होता। ये मैं आपको सब पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये सब एप्लीकेबल नहीं है। सर्कुलेशन का बेसिक टेस्ट है ECG, ठीक है? और पल्स देखना, हाथ से बकायदा पल्स देखना। पल्स भी देखें, 2-3 जगहों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रेडियल पल्स है जो अमूमन चेक की जाती है हाथ कलाई के पास। दूसरी है कैरोटिड, ये गर्दन पे के पास चेक की जाती है। अगर रेडियल पल्स नहीं आ रही हो तो फौरन कैरोटिड की तरफ जाना चाहिए। सर ये कान के पास ऐसा होता है कि बीपी बहुत लो हुआ हुआ है, हार्ट बीट बहुत स्लो हुई हुई है, तो रेडियल पल्स नहीं आती लेकिन कैरोटिड आ रही होती है, तो बंदा जिंदा है। ठीक है, कैरोटिड पल्स भी अगर नहीं आए तो फिर हम कहते हैं हाँ भाई अब ये कोलैप्स की तरफ चले गया है, और फिर हम CPR करते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये जितने भी टेस्ट हैं, लाइगेचर टेस्ट ये कि उंगली पर जो है रबर बैंड बांध के, ये धागा बांध के चेक करते हैं कि भाई कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, सर्कुलेशन है तो कलर चेंज हो जाएगा, अगर मर गया बंदा तो सर्कुलेशन नहीं होगी। ठीक है, ये लॉजिकली बात सही, लेकिन ये इस वक्त एप्लीकेबल है नहीं। फर्ज करें उसके हाथ में गैंग्रीन था या उसका हाथ की ब्लड सप्लाई पहले से ही कॉम्प्रोमाइज थी, तो उस वक्त लाइगेचर टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, और पता चला बंदा जिंदा है तो उसको मुर्दा तो नहीं कह सकते ना। ठीक, या हाइपोडर्मिक जो है वो फ्लोरेसेंस डाई एक इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे जो एरिया होता है वो चमकना शुरू हो जाता है, तो अब ये भी नहीं करते। ये तो एब्सोल्यूट, जब बहुत ही कोई मकसद किसी को टेस्ट करना हो तो करते हैं, अदरवाइज ये चीज नहीं होती। ECG ही इज द डायग्नोस्टिस एरिया टेस्ट। ऐसे डायफनस टेस्ट है कि हाथ की जो ये जो उंगलियां हैं, इंटर डिजिटल क्लेफ्ट्स हैं, उसमें लाइट मार के देखते हैं। तो अगर एक ग्लो आ रहा हो तो हम कहते हैं कि जनाब रेड रंग का ग्लो आ रहा हो तो कहते हैं सर्कुलेशन इंटैक्ट है, और अगर नहीं आ रहा हो तो हम कहते हैं कि सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। किसी हद तक ये टेस्ट सही है, लेकिन वही बात कि ECG इज द क्राइटेरिया। सर कैरोटिड कान के पास देखते ना? कैरोटिड जो है ना 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 ना, ये कान कान तो नहीं बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ द मैंडिबल, हाँ यहीं पर, यस सर। एंगल ऑफ द मैंडिबल यहाँ चेक करते हैं। और थायराइड के पीछे लेटरली चले जाइए, बाइलेटरल ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द थायराइड, यहाँ पर कैरोटिड ट्राइंगल होता है, यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल होती है, यहाँ पर पैल्पेट करते हैं। ठीक, ओके सर। अच्छा जी, ऐसे हीट टेस्ट है। अब ये भी कैसे यार अजीब बातें लिखी हुई, लेकिन ये हम नहीं एक्सेप्ट करते कि हम स्किन को हीट दें तो और वो सर्कुलेशन प्रेजेंट हो, नहीं, जला बुलू के नहीं देखते। ठीक है, ऐसे आर्टरी इंसिजन, आर्टरी को काट के देख रहे हैं, ये हम ऑटोप्सी के वक्त तो कर सकते हैं, जिस वक्त डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त तो हम नहीं करेंगे, बॉडी को हम अजियत नहीं देते। ऐसे ही रेस्पिरेशन के टेस्ट हैं। हाँ, ये जरा सा देख लीजिए, विंस्लो ग्लास टेस्ट है, ग्लास वाटर टेस्ट। होता ये है कि हम एक बाउल के अंदर पानी भरकर सीने के ऊपर रख देते हैं। अब फर्ज करें कि उसका सीना मूव कर रहा है, हल्का भी मूव कर रहा है, तो पानी के अंदर लहरें प्रोड्यूस होंगी, पानी हिलेगा, तो ये बात समझ में आती है, हाँ ये कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हम ECG के ऊपर ज्यादा रिलाय कर रहे होते हैं। या मिरर टेस्ट है, मुंह और नाक के पास मिरर रख देते हैं।
अब इनहेलेशन या एक्सहेलेशन हो रही है तो आपको पता है कि एक्सहेल्ड एयर जो होती है उसमें मॉइस्चर होता है, तो वो शीशे पर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात भी सही है। वरना क्या करते हैं, नाक के पास उंगली रख के चेक करते हैं कि नाक जो है वो हवा फेंक रही है या मुंह हवा फेंक रहा है या नहीं। तो बाज मरतबा सेंस हो जाता है, बाज मरतबा नहीं होता। लिहाजा हम जो है फेदर टेस्ट करते हैं या कॉटन फाइबर टेस्ट करते हैं, धागा ले लें या रुई ले लें या एक छोटा सा पर लेना और उसको नाक के पास रखें। अगर वो हिलेगा तो हम कह सकते हैं कि भाई सांसें अभी बहाल है। लेकिन देखना ही है कि पंखे की हवा से तो नहीं हिल रहा, या ब्रीज तो नहीं चल रही, या आप जो टेस्ट कर रहे हैं आपकी ही एक्सहेल्ड एयर तो उसको नहीं हिला रही, तो उसका मतलब शक व शुबात है। लिहाजा हम वंस अगेन ये चीजें फॉलो नहीं करते, हम ईसीजी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो रेस्पिरेशन सीज हो सकती है, वो भी जरा सा देख लें। काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग, काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुअल सांस का तेज होना और फिर एकदम स्टॉप हो जाना और फिर एक वक्फा आ जाना। ये इन केस जैसे वो आपने जी वीडियो जी में इन भेजी केस थी। ऑफ सेरेब्रल ट्रामा, इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, नारकोटिक्स, इसमें तो कहते हैं 15 से 20 सेकंड का वक्फा आ सकता है। ऐसे ही वॉलंटरी एक्ट यानी जानबूझकर अगर सांस रोक ले कोई बंदा तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक कर सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आलमी रिकॉर्ड क्या है। ठीक है ना, आप उस आलमी रिकॉर्ड को तोड़ने की कभी कोशिश कीजिएगा। जैसे सांसें चल रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइए। ठीक है, न्यूबॉर्न इन्फेंट में जो है वो 15 से 20 मिनट का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, और उस दौरान जो है वो सक्शन भी करते हैं और प्रोसीजर्स करते हैं। ऐसे ही अपेरेंटली ड्राउन अगर कोई डूब जाए तो वो 2 से 3 मिनट तक भी वो उसकी रेस्पिरेशन सीज हो सकती है। सही 15 से 20 मिनट इतना ज्यादा टाइम हो लगा सकता है, रहता बिल्कुल है हो सकता है, newborns बच्चे में न्यूबॉर्न में बिल्कुल हो सकता है। एक दो वीडियोस मैं शेयर करूंगा, आप भी देखिएगा, नेट पर आपको मिल जाएंगी कि काफी देर तक बच्चे के साथ सारा प्रोसीजर करते रहे। उसको क्या नाम है, सक्शन भी किया, उसको सीपीआर भी किया। और एक वक्त ऐसा आया कि वो नाउमीदी हो गई, लेकिन फिर भी बच्चा सरवाइव कर गया। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बच्चों में हो सकता है। क्योंकि देखिए, प्लासेंटा से अटैच हुआ हुआ होता है बच्चा। रेस्पिरेशन, Yes, sir. पहली जब वो रेस्पिरेशन करता है तो उस वक्त उसकी डबल सप्लाई चल रही होती है ऑक्सीजन के हवाले से। एक तो इनहेलेशन शुरू कर देता है, तो लंग्स फूलना शुरू हो जाते हैं और एक्सपैंड होते हैं। फर्स्ट ब्रेथ में लंग्स खुलना शुरू होते हैं और फिर सांस लेना शुरू कर देता है। और फिर थोड़े अरसे के बाद प्लासेंटा यानी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो काट दी जाती है, तो माँ से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद में लंग्स टेक ओवर करते हैं। अब जूं ऑक्सीजनेशन का लेवल अच्छा होता चला जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो आपने एनाटॉमी पढ़ी है, एम्ब्रियोलॉजी में भी आपने पढ़ा है कि जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस वाला मामला है वो, या फोरामेन ओवेल वाला मामला, ये सब क्लोजर की तरफ जाते हैं। एंड इट शुड बी सेटल्ड विद इन फ्यू आवर्स। अगर वो नहीं हो रहा होता तो फिर बच्चा प्रॉब्लम में आ सकता है, या खुदा न खास्ता लंग्स में ही पानी चले जाए तो वो ब्रेथ ही नहीं ले पा रहा है, तो ऐसा हो जाता है ना, तो सस्पेंडेड एनिमेशन में जा सकता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बुनियादी बात और समझ लीजिए कि जो डेथ है, कहते हैं कि मौत जो है वो पैरों से, या रूह जो निकलती है वो पैरों से शुरुआत पैरों होती से है। निकलना शुरू। ऐसा ही है ना? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, वो दीनी एस्पेक्ट भी सही है और बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। एक साइंटिस्ट था, उसने भी थोड़ी सी स्टडी करी, उसने विजरास को स्टडी किया, तो उसके मुताबिक जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले डेथ होती है, फिर आंतों की तरफ डेथ होती है, स्टमक की तरफ, यानी ये काम करना छोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये विजरास जो है वो काम करना छोड़ना शुरू कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब निकल जाता है, बिल्कुल सही है। मौत के वक्त अगर यूरिन में वो ब्लैडर में यूरिन हो तो पेशाब का अखराज हो जाता है। राइट वेंट्रिकल में डेथ होती है, फिर ईसोफेगस में होती है, फिर आयरिस आंखों की तरफ बात कर रहे हैं, और फिर वॉलेंट्री मसल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो ये एक क्या नाम है, निस्टम थे, उन्होंने ये एक थ्योरी दी थी। तो ठीक है जी, किसी हद तक बात ये सही भी है। अच्छा, चूंकि ग्रेजुअल विजरास डेथ का शिकार हो रहे हैं, तो एक आसानी भी देखी गई कि क्या विजरास को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये जिस वक्त फलसफा सामने आया या जिस वक्त ये सोच सामने आई, तो उस वक्त पहला मसला ये था
कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सेफ टाइमिंग क्या होगा, यानी कितने वक्त के अंदर, मौत के कितने अरसे के बाद विजरा को फौरन जिस्म से निकाला जाए और ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो ये बड़ा अहम सवाल है, लिहाजा इस पर भी स्टडीज हुई और स्टडीज के मुताबिक ये कुछ रूल सेट हुए हैं। लिवर जो है 15 मिनट्स आफ्टर डेथ जिस्म से निकाल लेना चाहिए और उसको ट्रांसप्लांटेशन की तरफ ले जाए। देखिए, हो सकता है ट्रांसप्लांट पूरा मुकम्मल, यानी दूसरे जिस्म के अंदर जो एक्सेप्टर है जिसको लिवर लगाना है, हो सकता है उसके जिस्म तक मुंतकिल होते होते उसे टाइम लग जाए। ये मुमकिन है, 24 घंटे भी हो सकते हैं, 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो जो जितना टाइम बीतेगा टिश्यू उतना रिस्क में होगा, लिहाजा अब उसको प्रिजर्व करने के उसको सेफ्टी मेजर्स आ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से फॉर एग्जांपल एक शहर से दूसरे शहर तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में अगर 6 घंटे भी लगते हैं तो उसको एक सेफ कंटेनर के जरिए, जिसमें उसको फ्रीज किया हुआ होता है लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए, उसके जरिए ले जाते हैं और उसको लगा देते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये हो रहा है कि जो डोनर था, यानी जिस जिस्म से निकाला गया वो ऑर्गन, वो कब निकाला जाएगा? तो 15 मिनट के बाद या विद इन 15 मिनट्स, ठीक है, हम निकाल सकते हैं आफ्टर डेथ। ऐसे ही किडनी के लिए 45 मिनट है, हार्ट के लिए 60 मिनट है, कॉर्निया भी ट्रांसप्लांट होता है, वो 6 आवर्स में आंखें बड़ी तेजी से डिके होती हैं, आंखों में जो ओपेसिटी है वो बड़ी तेजी से आती है, लिहाजा इसका कम दौरानिया है, 6 घंटे है। ऐसे ही ब्लड है, अच्छा ब्लड नहीं करते, डेड बॉडी का ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करते, ठीक है, ये एक उसूल है, क्योंकि पता नहीं ना उसकी डेथ किस वजह से हुई है, लेकिन उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसके ब्लड को सैंपल के तौर पे रखा जा सकता है टेस्टिंग, फर्दर टेस्टिंग के लिए। ठीक, तो जनाब यहां तक आज का सबक था, उम्मीद है यहाँ तक समझ में सारी बातें आई होंगी। अगर नहीं आया तो कोई सवाल है तो जरा पूछ लीजिए। सर कॉर्निया का आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर अंदर निकालना है। जी हाँ, जी हाँ। कॉर्निया आपको पता है ना, कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ स्क्लेरा है, सर और ये धुंधला होना शुरू हो जाता है। कभी डेड बॉडी को देखा है, आखिरी जो दीदार करते हैं, लाश जब दफनाने लेकर जा रहे होते हैं मैयत को, तो एक आखिरी दीदार होता है, उसमें बाज मर्तबा कॉर्प्स की आंख खुली हुई होती है या पार्शली खुल जाती है, हो जाता है ऐसा। तो कभी अगर मौका मिल जाए, वैसे अमूमन इतनी ऑब्जर्वेशन होती नहीं है लोगों की, लेकिन कभी अगर मौका मिल जाए तो उसकी आंखों को जरा गौर से देखिएगा, उसमें धुंधलाहट आ जाएगी। अगर 6-8 घंटे ज्यादा हो चुके हैं ना बॉडी को, और अमूमन इतना हो जाता है टाइम, अगर फजर में इंतकाल हुआ तो जोहर में तदफीन करते हैं, जोहर में हुआ तो असर या मगरिब में कर रहे होते हैं, रात को हुआ तो फजर या जोहर में कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम हो जाता है, उसकी आंखों में धुंधलाहट आ जाती है। ठीक है, उस धुंधलाहट को ही कहते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। जी सर। सही है, ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन्स निकालना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मतलब बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे कर्रो बया। अगर शेर का मानी समझ में आ जाए तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बेशक सर। देखिए, यस सर, इंसान इंसान के काम आता है, और वो इंसान क्या जो इंसान के काम ना आए, यस सर, सिंपल दैट। अब मरने के बाद भी अगर इंसान का कोई उजू उसकी वसीयत के मुताबिक डोनेशन में जा रहा है तो इट इज अलाउड, बिल्कुल अलाउ है, फतवे हैं इसके। लेकिन शर्त क्या है? उसकी वसीयत हो, उसकी वसीयत हो। जिंदगी की हालत में भी तो डोनेशन होती है ऑर्गन की। बेटे ने बाप को किडनी दे दी, सुना है ऐसा वाकया? जी सर। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर, उसने अपने सेकंड ईयर में, ही वाज इन एमबीबीएस सेकंड ईयर विद मी, उसने अपने फादर को किडनी डोनेट करी थी, एंड बोथ सर्वाइव अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। तो जिंदगी की हालत में भी है, और अगर डेथ हो रही है, प्रोवाइडेड कि उसकी सेहत सही हो, उसके ऑर्गन्स खराब ना, पता चला किडनी फेलियर का पेशेंट तो और वो कह रहा है हाँ जी मेरी किडनी दे देना किसी को, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो खराब चीज तो नहीं लगाई जा सकती। और ये ट्रांसप्लांटेशन भी इतना आसान नहीं होता है, इसमें बड़े रिस्क होते हैं, तो जिसको लगाया जा रहा होता है उससे भी कॉन्सेंट लिया जाता है, उसको सारे रिस्क बताए जाते हैं। बहरहाल कहते हैं, और अभी तक यही स्टैट्स है कि इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बड़ा कामयाब है, सक्सेसफुल है।
इंडिया ने पहले लिवर ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर दिया था क्योंकि वहाँ हेपेटाइटिस बहुत है, हेपेटाइटिस बी सी बेतहाशा। हमारे यहाँ भी ग्राफ बहुत ऊपर है माशाल्लाह, लेकिन हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, उन लोगों की यहाँ सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा है। तभी यहाँ से भी लोग जो है स्पेशल वीजा लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंडिया जाते हैं। ठीक, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो हो रहे हैं, वो भी शुरू हो गए हैं कई ममालिक में, हमारे यहाँ भी एक आध दो केसेस हुए हैं सक्सेसफुली, लेकिन ऑर्गन रिजेक्शन का एक मामला हमेशा बरकरार रहता है, वो एक रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, ऑर्गन रिजेक्शन, लिहाजा हर एक में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वो कंपैटिबल टिश्यू अगर हो गया तो किस्मत है लग गया, अदरवाइज लेने वाला भी बीमारी का शिकार हो जाता है और मर सकता है। ओके सर। चलें जी, वेरी नाइस। आज का लेक्चर उम्मीद है कि एक्साइटिंग रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसको पढ़िए, ठीक है, और मेरा मशवरा है बच्चों डेली पढ़ो, डेली पढ़ोगे तो इंशाल्लाह सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगा। अगर आखिरी लम्हात में मुसलमान हुए तो क्या हुए, आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह।